तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमारा एमसी लॉर्ड गोन्मा से कह रहा होता है कि लॉर्ड गोन्मा के फ्यूचर के लिए नेचुरली आपको अदर डिसाइपल को मारना होगा। हालांकि वो एम्बिशन लोग भी हैं। फर्स्ट डिसाइपल सबसे पहले अपनी तलवार निकालेगा। मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और हमारा एमसी उसे बताता है जब सक्सेसर का फाइट होगा तो तीसरा डिसाइपल जो सबसे आसान गोल है सबसे पहले निशाने पर आएगा। उस समय दूसरा डिसाइपल मायो लॉर्ड गोन्मा के साथ मिलने का प्रस्ताव रखेगा। उसी टाइम वो कुछ इस तरह की बातें भी कहेगा, क्योंकि तुम वैसे भी लॉर्ड नहीं बन सकते। अगर तुम कम से कम अपने सबऑर्डिनेट की जान बचाना चाहते हो तो मेरे साथ मिलकर रहो। और लॉर्ड गोन्मा उस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और अनुरोध के रूप में छिपा हुआ है। तो उसके सीक्रेट वॉरियर कहते हैं कि हे तुम बास्टर्ड, तुम ये क्या कह रहे हो। तो लॉर्ड गोन्मा उन लोग को रोक देता है। तो हमारे एमसीसी कहता है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहे हो, मानो तुमने फ्यूचर को पहले से देख लिया हो। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ, मैं एक डिवाइन फ्यूचर हूँ, मैंने डिवाइन फ्यूचर जान लिया है, ठीक वैसे ही जैसे लॉर्ड गोन्मा ने किया था। फ्यूचर एक फेथ, एक ऐसी खाई जिससे बचना इम्पॉसिबल है, भले ही उसके बारे में पता हो। इसी वजह से तुमने कोशिश की और फेल रहे, क्या ऐसा नहीं है। तो लॉर्ड गोन्मा अपने मन में कहता है कि इतने समय में फ्यूचर की हर पॉसिबिलिटी, संभावना की कैलकुलेशन और भी फ्यूचरिस्टिक करना, मैंने जिंदा रहने के लिए जी जान से मेहनत किया है। लेकिन धुंधला सा दिखाई देने वाला फ्यूचर केवल डार्क है, क्योंकि मुझमें दूसरों से कहीं ज्यादा प्रतिभा थी, इसलिए मैंने दूसरों से ज्यादा मेहनत की और उतने ही बुरी तरह निराश में डूब गया। ये अकेला था, वो दर्द भरी अंदरूनी भावना जिसे मैं किसी को बता नहीं सकता था। तभी एक लो रैंक सोल्जर अपीयर होता है, गॉब्लिन जैसा। तुम ऐसे बोलते हो जैसे तुमको सब कुछ पता है, फिलहाल मुझे ये टेस्ट पूरी करनी होगी। हमारे एमसी से लॉर्ड गोन्मा कहता है तुम फ्यूचर में क्या करने की प्लानिंग बना रहे हो, और अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि मुझे इस आदमी से अलग से काफी बात करने की जरूरत है। तो हमारे एमसी उससे कहता है कि मैं पॉलिटिकल में लॉर्ड गोन्मा को जीत दिलाने का इरादा रखता हूँ। तो लॉर्ड गोन्मा अपने मन में कहता है कि ये बंदा आखिर ये बंदा है कौन। तो हमारे एमसी से कहता है कि लेकिन क्यों। तो हमारा एमसी भी उससे कहता है क्या तुम्हारे अंदर अब रोमांस की कोई फीलिंग नहीं बची है। तुम्हारा गोल अपने सबऑर्डिनेट की रक्षा करना, पॉलिटिक्स में पहुंचना और बिना ज्यादा लालच के सुखी लाइफ जीना है। तो हमारा एमसी लॉर्ड गोन्मा की बातें याद कर रहा होता है जो लॉर्ड गोन्मा ने बोली होती है। तो हमारा एमसी लॉर्ड गोन्मा से कहता है कि अगर मौका मिले तो चुपके से हांगजो में घुसकर जमकर शराब पीना, और हंसते हुए कहता है कि मुझमें अभी भी रोमांस बाकी है। फिर ऐसा ही शाम हो जाती है। हमारा एमसी लाइब्रेरी में लेटा हुआ होता है और कह रहा होता है कि ये सच में मैं पास हुआ हूँ कि फेल हो गया। मेरा जवाब सुनते ही गोन्मा तुरंत वहाँ से चले गए, और क्योंकि उन्होंने मुझे कोई खास ऑर्डर नहीं दिया, मैंने अपने तरीकों से काफी तैयारी की थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे गोन्मा का दिल पिघला या नहीं। ये तो शुरू से ही एक ऐसा सवाल था जिसका कोई जवाब ही नहीं था। बाय द वे, क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊँ। बेशक मैं इसे फिर से चुनौती दूंगा, तो फिर मुझे इस लाइफ में क्या करना चाहिए। अरे यार, मुझे नहीं पता, इसके बाद के रिजल्ट के बारे में हम बाद में सोचेंगे, और सिर्फ ट्रेनिंग पर ध्यान देते हैं। फिर हमारा एमसी ट्रेनिंग करते हुए अपने मन में कहता है हालांकि रिटर्न मून केव के अंदर डेमन से लड़ते हुए मैं काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था, लेकिन मेरी मार्शल आर्ट का लेवल अभी भी केवल सुपर पीक लेवल पर ही है। अगर पास्ट में कोई अंतर है, जब मैं डेमोनिक एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब करता था, मैंने अपने बॉडी में प्योर एनर्जी को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने मूल सूत्रों के करीब प्रकृति वाली मार्शल आर्ट का यूज किया। इसलिए डेमोनिक एनर्जी की विशेष वाली क्रूरता लगभग ना के बराबर है, लेकिन क्योंकि ये प्योर के करीब है, इसलिए मुझे मौजूद इंटरनल एनर्जी विधि की दक्षता बढ़ाने की जरूरत है। मुझे जल्द से जल्द इसका अधिकतम लाभ उठाने का तरीका ढूंढना होगा। फिर भी इस टेस्ट के दौरान किताबें पढ़ते समय मुझे एहसास हुआ कि लगभग 4 रास्ते हैं। सबसे पहला, ताइजी की पावर से इन और यांग की एनर्जी का स्थापित करना। दूसरा, फायर या आइस स्किल जैसी इन एनर्जी को डेमोनिक आर्ट के साथ मिलाकर हायर लेवल तक पहुंचाना। तीसरा, केवल टाविस्ट इमोर्टल इंटरनल विधियों के माध्यम से। फोर्थ, इन और यांग के स्थापित करने की एक विधि जो इंटरनल और बाहरी स्किल की पावर को संतुलित करती है। इनमें से 3 ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्ट्स हैं और एक डेमोनिक मार्शल आर्ट्स है। जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, उस डायरेक्शन में ट्रेनिंग बेहतर साबित होगा। तभी वहाँ पर वो हेड आ जाता है सीक्रेट वॉरियर का, और कहता है कि मुझे फॉलो करो, लॉर्ड गोन्मा तुम्हें बुला रहे हैं। फिर हमारा एमसी लॉर्ड गोन्मा के पास चला जाता है। तो लॉर्ड गोन्मा हमारे एमसी को देखते हुए कहता है कि तुम्हारा एक्सप्रेशन इतना डर क्यों है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं सोच रहा था कि टेस्ट का क्या हुआ। तो लॉर्ड गोन्मा हंसते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स तुम पास हो गए हो, इतना सटीक आंसर देने के बाद फेल होने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने तुमको अगले टेस्ट के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ बुलाया था। तो हमारा एमसी कहता है कि अगला टेस्ट। तो लॉर्ड गोन्मा कहता है कि तीसरा टेस्ट सहयोग है। तो हमारा एमसी कहता है कि सहयोग से आपका मतलब क्या है। तो लॉर्ड गोन्मा बताता है जैसे कि तुम जानते हो, कल्ट के लीडर के अदर डिसाइपल की तुलना में मेरे बहुत कम लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। ऐसे स्पेशल लगभग कम ही हैं जो अल्टीमेट डेमन तक पहुंच चुके हैं। तो हमारा एमसी कहता है इसका रीजन ये है कि लॉर्ड गोन्मा का कल्ट के लीडर के डिसाइपल देर से बने थे। तो लॉर्ड गोन्मा कहता है कि ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे छूट दे दी जाए। इस कल्ट में स्ट्रगल का मतलब है किसी भी कल्टीवेशन और विधि का यूज करना, और हर हाल में जीतने के लिए। इसलिए
सीक्रेट वॉरियर ही मेरा आखिरी वेपन है, ऐसी स्किल पर्सन जो मेरी कमजोरियों को दूर करने में मेरी मदद कर सके। इस प्रकार ये उनकी फाइनल टेस्ट है। साथ देने का मतलब है मुझे एक पर्सन की सिफारिश करना। अगर ऐसे प्रतिभा भर्ती कहा जाए तो इसे समझना आसान होगा। इस कल्ट से जुड़े किसी भी पर्सन के लिए कोई समस्या नहीं है। अगर उनकी वॉरियर स्किल हो तो और भी बेहतर है, और अगर उनके पास किसी स्पेशल एरिया में स्पेशल एबिलिटी हो तो भी कोई बात नहीं। बेशक अगर अभी किसी का नाम याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुमको उन लोगों के बारे में बताऊंगा जिन पर मैं लंबे समय से नजर रख रहा हूँ। अभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, क्या आप समय को रिकॉर्ड करना चाहेंगे? तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है, अब तक मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर जब भी ऐसा रास्ता दिया गया इसके बाद बेहद डिफिकल्ट इवेंट्स हुए हैं, क्योंकि मैंने इस लाइफ में सक्सेसफुली अपना काम पूरा कर लिया है और मुझे वापस जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा एमसी उसको रिकॉर्ड कर लेता है। तो हमारे एमसी से लॉर्ड गोनमा कहता है कि तो फिर आप चूज करो। अभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है और दो ऑप्शन दिए जाते हैं, गोनमा की रिकमेंडेशन रिसीव करो, दूसरा अपने मन में मौजूद पर्सन को चूज करो। तो हमारा एमसी ये देख के कहता है अपने मन में, अब ये क्या है, क्या मैं इसे चुन भी सकता हूँ? गोनमा की रिकमेंडेशन रिसीव करना अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि मैं किसकी सिफारिश कर सकता हूँ। अभी हमारे एमसी के सामने एक नोटिफिकेशन फिर से आता है और वहाँ पर 7 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें चिन मिरियोन का भी नाम होता है और उसकी लाइफ 100 होता है, और तुम लोग चाहो तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन तो हमारे एमसी इसको देखते हुए कहता है, क्या कुल मिलाकर 7 लोग हैं? तभी वो कुछ देख के नोटिस करता है और कहता है कि क्या यहाँ चियोन मेरियो भी है? क्या इसका मतलब ये है कि मैं चियोन मेरियो से व्यक्तिगत रूप से मिल सकता हूँ, जिसे मैंने अपने पिछले लाइफ में एक झलक भी नहीं देखी? उसका चूज कैसे हो सकता है? इस सूची में मेरा नाम आने का मतलब है कि अब मैं इस कल्ट के अंदर उससे मिल सकता हूँ। इसके अलावा रिवॉर्ड भी 100 लाइफ है। आखिर ये काम कितना डिफिकल्ट है कि इससे इतना बड़ा रिवॉर्ड मिलता है? ये डेफिनेटली डेंजर होगा। कुछ जिंदगियां शायद बेकार तरीकों से खत्म हो जाएंगी, फिर भी मैं ये चूज करना चाहता हूँ। मैंने गोनमा से जो झूठ बोला है कि मैं उसका डिसाइपल हूँ, वो तो झूठी है, और वो वही पर्सन है जिसने टाइम फ्रीज को क्रिएट किया, जिसे बॉडी डेमोनिक आर्ट को स्पेशल कहा जाता है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि उस डिवाइन डेमन के बारे में वो क्या दृष्टिकोण से देख सकती है, जिसने उस ठहराव को तोड़ दिया। डेफिनेटली एआई ने भी इस रास्ते को पार किया होगा। तो ठीक है, चलो इसे करते हैं। फिर हमारा एमसी उस ऑप्शन को चुन लेता है और अपने मन में कहता है, मेरे एक्सपीरियंस से रास्तों से भी ज्यादा मुश्किल लाइफ है, क्योंकि इसका मतलब है कि मुझे एक समाधान प्रदान करना होगा, न कि किसी और द्वारा तय किया गया आंसर। लॉर्ड गोनमा कहता है कि क्या सच में? तो हमारा एमसी कहता है, क्या आप मेरे ऊपर एक फेवर कर सकते हैं? तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि वो क्या है, बस बता दो। अगर तुम उस पर्सन को लाओगे तो मैं तुम्हारी इच्छा कोई भी पूरी कर दूंगा। तो हमारा एमसी उससे कहता है, ठीक उसी जगह जहाँ मास्टर ने अपने अंतिम फुटप्रिंट छोड़े थे, और मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि तुम नहीं जानते। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ये शेमफुल है, लेकिन हाँ, उससे सीखने और उसे छोड़ने के बाद काफी समय बीत चुका है। मेरी करंट सिचुएशन को देखते हुए मैं ये भी अनुमान नहीं लगा सकता कि वो कहाँ हो सकती है। तो लॉर्ड गोनमा कहता है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। लगभग 1 महीने से मैं अपने उपलब्ध तरीकों का यूज कर रहा हूँ। मैं पॉसिबल सुरागों की तलाश करूंगा। तुमको जो दिया जाता है वो मूल रूप से लगभग आधे साल के लिए होता है। अगर मैं वहाँ 1 महीना बिताता हूँ तो कुल 5 महीने हो जाते हैं। मुझे उसे ढूंढना होगा, उसे मनाना होगा और उस समय के अंदर उसे वापस लाना होगा। तुम्हें ये सब करना होगा। क्या तुम ये सब कर सकते हो? तो हमारा एमसी भी जोश में आके कहता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो वो जाते हुए कहता है कि बढ़िया है, मैं जाके फिर प्रिपेयर करता हूँ, तुम बस यहीं रुको। तो हमारा एमसी कहता है कि ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। तो हमारा एमसी उसको बस देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि एक एब्सोल्यूट मास्टर का इंटरफेयर इससे डिसाइपल के बीच संघर्ष की मौजूद संरचना पूरी तरह से बदल सकती है। अगर चियोन मेरियो जैसी यहाँ आती है, प्रोबेबली पॉलिटिकल वर्ल्ड में एक बड़ा तूफान आएगा। एनीवे, क्या मैं उसे वापस भी ला सकता हूँ? फिर हमारा एमसी हमें बताता है कि गोनमा ने लेडी मेरियो का पता लगाने के दौरान जो कमरे सर्च कराए थे, ये वही जगह थी जहाँ मैं डेड स्पिरिट कंपनी में रहने के दौरान रुका था। मैं बिस्तर पर रखे रिकॉर्ड या जेड बॉक्स से मार्शल आर्ट के संयोजन तक नहीं पहुँच सका, लेकिन शायद इसलिए कि वो एक परिचित जगह थी। मुझे महसूस हुआ मैं गोनमा के इंतजार में ट्रेनिंग कर रहा था और महीना खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तभी हमारे एमसी को बाहर से आवाज आती है, सियोली क्या तुम अंदर हो? तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ। तो गोनमा वहाँ आता है और हमारा एमसी हमें बताता है कि गोनमा मुझे ढूंढने आया था, और गोनमा हमारे एमसी से कहता है, मुझे लेडी मेरियो का एक सुराग मिला है। तो हमारा एमसी कहता है, क्या ये सच में सच है? तो वो बोलता है कि हाँ, ये सच है। गोल्ड के लिए खुद को तैयार करो और बाहर निकलो। फिर हमें डेजियल माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है जहाँ बर्फ ही बर्फ होता है और हमारा एमसी जा रहा होता है। जब हमारा एमसी निकल रहा होता है तब लॉर्ड गोनमा हमारा एमसी से कह रहा होता है कि तुम्हारा डेस्टिनेशन डेजियल माउंटेन रेंज है, जहाँ लॉर्ड्स के अनुसार एक समय गॉड हुए थे। तो हमारा एमसी कहता है, क्या ये वही है जहाँ मास्टर है? तो बोलता है कि मैंने उसे सीधे तौर पर नहीं खोजा था, लेकिन मेरे आदमी के अकॉर्डिंग इस पॉइंट से आगे भी एक ऐसी सनकी
पर्सन के निशान मिलते हैं जो बर्फ की एक स्किल का यूज करता है। इस पर बनी अटैक ऐसे ही निशान एक अदर प्लेस पर भी पाए गए थे। कुल्लू माउंटेन के नॉर्थन में एक जगह जिसे सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, माउंट मुस्टैग। अगर तुमको डेसियोल माउंटेन रेंज में कुछ नहीं मिलता है तो तुमको वहाँ भी जांच करनी होगी। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं समझ गया हूँ, और अपने मन में कहता है कि ये सच में एक सुनसान इलाकों में स्थित है। ये सोचना भी अजीब लगता है कि ऐसे वातावरण में ही इसके निशान मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि अब तक किसी ने उसे न देखे जाने का कोई रीजन जरूर होगा। हमारे एमसी को मैप देते हुए लॉर्ड गुनमा कहता है, और ये उन प्लेस का नक्शा है जहाँ निशान पाए गए थे, इसलिए इसे यूज करो। तो हमारा एमसी भी लिस्ट को लेते हुए कहता है कि आपका शुक्रिया, और अपने मन में कहता है ये सोचकर सरप्राइज होता है कि उन्होंने मात्र 1 महीने में इन उबड़ खाबड़ पहाड़ों की छानबीन करके लेडी मेरियो जैसे आइस के निशान खोज निकाले। अगर लेडी मेरियो जैसी कोई एब्सोल्यूट मास्टर शामिल हो जाए तो पूरी सिचुएशन बदल जाएगी। ये 10 लाख सैनिकों की भर्ती करने से अलग नहीं होगा, क्योंकि मुझमें भी स्ट्रॉन्ग बनने और जिंदा रहने की इच्छा है, और इस बार बेहतर लाइफ की रोमांटिक उम्मीद है। मैं गोरमा की हताशा को समझ सकता हूँ। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं डेफिनेटली करूंगा, अपने मास्टर को ढूंढूंगा। और हमारा एमसी जाते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं अपने बॉडी की रक्षा के लिए अपने निचले डेंटियान की एनर्जी का यूज ना करूं तो मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं ट्रेनिंग नहीं कर रहा होता तो ठंड से जमकर मर जाता। जब गोनमा सुरागों की तलाश कर रहा था, मैं डेफिनेटली रियलम तक पहुंचने में सफल रहा। मैंने अपने ट्रेनिंग के लिए 4 अलग अलग रास्ते सोचे थे। सबसे पहला, ताजी की पावर के माध्यम से इन और यांग का स्थापित करना। दूसरा, फायर या आइस एनर्जी को डेमोनिक आर्ट के साथ मिलाकर अलग लेवल तक पहुंचाना। तीसरा, हमारे लोगों की प्योर क्यूआई विधि के माध्यम से। चौथा, इंटरनल और बाहरी एनर्जी को संतुलित करके इन और यांग में स्थापित करने की विधि। मैं अपने ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए पहला मार्ग ताइची चुना था। मैंने दूसरे रास्तों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो एक ऐसा रास्ता था जिसे मैं पहले भी अपना चुका था, और मैंने ये अनुमान लगाया कि तीसरा और फोर्थ कोशिश से 1 महीने के अंदर रिजल्ट प्राप्त करना मुश्किल होगा। जहाँ निशान मिले थे ये वो जगह यही कहीं आसपास होनी चाहिए। फिर हमारा एमसी इवेंट डार्क आइस हेवन के पास पहुंच जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, किसी ने जानबूझकर अक्षर बेकार किए हैं और चारों ओर बर्फ के क्रिस्टल बन रहे हैं। इसकी पावर को देखते हुए ये उस लेवल पर है जिसके लिए कम से कम 2 इंटरनल एनर्जी चक्रों की जरूरत होगी। वो डेफिनेटली यही होनी चाहिए। चलो ठीक है, फिर हम लोग वहाँ चलते हैं। फिर हमारा एमसी अंदर आता है और देखने लगता है और कहता है, ये केव के अंदरूनी हिस्से के हिसाब से ये इनक्रेडिबल विशाल है। ऐसा लगता है मानो मैं पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया में इंटर कर गया हूँ। हमारा एमसी जोर से चिल्ला के कहता है कि एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ कोई है? एल्डर, क्या आप यहाँ पर हैं? फिर हमारा एमसी थोड़ी देर वैसे ही बैठ जाता है और कहता है कि ये गुफा आखिर कितनी बड़ी है? तुम आखिर कहाँ छुपे हो? एल्डर, पानी साफ दिख रहा है, मुझे शायद अपने बॉडी को पानी में भिगोना चाहिए ताकि मेरा डेंटियन ठंडा हो जाए। तभी हमारे एमसी को आवाज आता है, मैंने तुमसे कहा था वो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का बिगड़ा हुआ लड़का है। तो दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, वो डेमोनिक सेक्ट से है। तुम इसे कितना भी छिपाने की कोशिश करो, एक बार छू लेने पर डेमोनिक आर्ट की गंध को कभी छिपाया नहीं जा सकता। ये बात सुनकर तो हमारा एमसी एकदम शॉक हो जाता है और उठ खड़ा होता है और कहता है कि कौन है वहाँ पर? तो दूसरा वाला कहता है कि क्या उसने आइस टेक्निक सीखी है? जिस तरह से वो ठंडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपने बॉडी को पिघला रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है। तो दूसरा वाला कहता है, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वो एक बेकार बच्चा है। 5 एलिमेंट की एनर्जी इतनी प्रबलता से स्ट्रॉन्ग हो रही है, वो वुडोंग का ही रहने वाला होगा। तो एक बूढ़े जैसे आदमी को दिखाया था, वो कहता है कि शर्त लगाना चाहते हो? तो दूसरा वाला कहता है कि मुझे मंजूर है, और वो लोग हमारे एमसी के पास आने लगते हैं। तो पहले वाला कहता है कि लेकिन अगर ट्रेनिंग के दौरान ही उसकी डेथ हो जाए तो क्या होगा? तो दूसरा वाला कहता है, अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है ना, ये एक एक्सीडेंट ही होगा। तो पहले वाला कहता है कि सच है, वैसे तो कोई गवाह भी नहीं है, और हमारे एमसी पे वो लोग अटैक कर देते हैं दोनों मिलके। तो हमारा एमसी कहता है कि डॉज करना इम्पॉसिबल है। फिर हमारा एमसी डिवाइन वाटर आइस गार्ड टेक्निक को यूज करके अपने सामने एक बर्फ की चट्टान खड़ा कर लेता है, लेकिन तभी वो चट्टान भी टूट जाती है। तो हमारा एमसी कहता है कि डैम इट, और अपनी स्वॉर्ड निकाल के 4 फेस शॉक टेक्निक को यूज करके उन लोग पे अटैक कर देता है, जिससे वो लोग का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि अचानक से मुझ पर हमला कर दिया। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि देखा, मैं सही था, उसने डेमोनिक आर्ट का यूज किया। तो दूसरा कहता है कि बकवास, मैं सही था, वो डांग टेक्निक थी। तभी उन दोनों का चेहरा दिखाया जाता है। तो हमारा एमसी उन दोनों को देख के अपने मन में कहता है कि वो लोग कौन है? उनकी एनर्जी को देखते हुए तो यही लगता है कि वो डेफिनेटली इस एरिया में माहिर है। हमारे एमसी से वो एल्डर कहता है कि तुमने अभी अभी आइस स्किल बनाना कहाँ से सीखा? ये फोसू की डेमोनिक एनर्जी जैसी लग रहा था। तो छोटा वाला बच्चा कहता है कि तुम ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के बिगड़े हुए बच्चे हो, है ना? अभी तुमने जो टेक्निक सीखी वो तुमने वुडान से सीखी थी, है ना? हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे कैसे जवाब देना चाहिए। और दूसरी तरफ वो छोटा वाला बच्चा उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ वो एक बिगड़ा बच्चा है, हमें उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। तो एल्डर कहता है उसने सोसो की डेमोनिक स्किल को इस्तेमाल किया, वो हमारे ही लोग में से एक है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है अगर मैं बिना किसी रीजन के ईमानदारी से जवाब दूं तो शायद मेरी मौत हो जाए, मुझे जानकारी चाहिए। अगर मैं लड़ाई का तरीका बारी बारी से करने वाला
वाला कर दूं तो शायद मैं उनकी पहचान पता लगा पाऊं। किताब की ट्रेनिंग के बाद दोबारा शॉर्टकट अपनाने पर मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन शायद मुझे इस सिस्टम को यूज करने से तभी इनकार करना चाहिए जब ये मुझे हाई लोग की ओर ले जाने वाले मार्ग में बाधा उत्पन्न करे। तभी हमारे एमसी कॉम्बैक्ट स्टाइल टर्न बेस को ऑन कर लेता है और उन लोग के स्टेटस देखने लगता है। वो पहला वाला जो बंदा होता है वो ट्रांसेंडेंट डेमन पे होता है और जो दूसरा वाला बंदा होता है वो भी ट्रांसेंडेंट डेमन पर ही होता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है ये लोग कोल्ड ब्लड विच एंड आइस मून डिवाइन डेमन है, वो ऐसे मास्टर है जिनके कल्ट में सभी को नॉलेज है। ये सारे उस्ताद यहाँ क्यों हैं? क्या उनका चोन मेरियो से किसी प्रकार का संबंध है? हमारे एमसी से वो पूछता है क्या तुम लेडी मेरियो को जानते हो? तो एल्डर बोलता है कि अच्छा इस आदमी को देखो, मुझे लगता है कि मैं सही था। हमारा एमसी डरते हुए कहता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, और अपने मन में कहता है कि यहाँ झूठ बोलने से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे बस मार्शल आर्ट सीखने का मौका मिला, मैं उनसे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला हूँ। तो वो एल्डर कहता है तो फिर तुमको कैसे पता चला कि सोसो की डेमोनिक एनर्जी है, डेमोनिक आर्ट है? तो हमारा एमसी कहता है कि ये तो बस एक फेथ था। तो वो बंदा कहता है कि तुम एक पेकुलर हो, नहीं वो जीनियस है। आखिरकार आइस आधारित डेमोनिक आर्ट वास्तव में सबसे बेस्ट है। तो बगल वाला बंदा कहता है कि क्या आइस की स्किल ब्लड डेथ की वाई कई गुना ज्यादा पावरफुल है, कोई तुलना ही नहीं है उसके बराबर। तो ये एल्डर कहता है तो इस बच्चे को ब्लड डेड की वाई सीखना चाहिए था, वो आइस की स्किल का अभ्यास क्यों कर रहा होगा? तो बगल वाला कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि शायद उसे पाना मुश्किल है, क्योंकि ये सुप्रीम मार्शल आर्ट है। तो वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तो वो एल्डर कहता है उससे चलो देखे कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तो दूसरा वाला कहता है कि ये तो बुरा विचार नहीं है, चलो मुझसे लड़ाई करो। और हमारा एमसी उन लोग को देखते हुए अपने मन में कहता है ये क्या है, अचानक ये लोग लड़ क्यों रहे हैं? मैं उन्हें लड़ने नहीं दे सकता, उन्हें लेडी मेरियो के बारे में पता है, मैं इस बढ़त को गवा नहीं सकता। ये काम करेगा या नहीं ये बात की बात है। और हमारा एमसी तेज से चिल्ला के कहता है कि एक्सक्यूज मी, वहीं रुक जाओ। और एक बोतल निकालते हुए कहता है इसे सैंक्शन डिवाइन लाइफ लिक्वर कहा जाता है, जिसे स्पिरिट का एसेंस भी माना जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि क्या? तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है चलो बस कोशिश करते हैं। और उन लोग से कहता है कि मैंने सुना है कि इसका स्वाद बेहद लाजवाब होता है, क्या तुम लोग एक एक कप वाइन चाहते हो?